नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 9 डिस्कस करेंगे। जो बिहार पुलिस होमगार्ड सेवा परीक्षा 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तो इसका 1 का B हो जाएगा। चलिए 2 में देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिसे द्वितीय कहते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर यह द्वितीय था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया 1526 में। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया। 1526 से 1857 तक शासक रहा। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मुगल वंश में कहा जाए तो कुल 17 शासक हुए थे। उसका क्रम आपको बता देते हैं। जैसे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। 1526 से मुगल वंश की स्थापना किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो बाबर हो गया दूसरे। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। उसके बाद अकबर आए। उसके बाद जहांगीर। उसके बाद शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद जहांदार शाह। उसके बाद फ़र्रुख सियर। उसके बाद रफ़ी उद दर्जात। उसके बाद रफ़ी उद दौला। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अकबर द्वितीय। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु अगर कहा जाए तो 1862 में हो गया था। उन्हें रंगून म्यांमार में दफनाया गया था। तो बहादुर शाह का मकबरा कहाँ है? रंगून म्यांमार में। मुगल वंश में 3 ऐसे शासक हैं जो अपने देश में ना कर विदेश में कब्र है। एक बाबर का काबुल अफगानिस्तान में है। जहांगीर का शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है, जबकि बहादुर शाह जफर का रंगून म्यांमार में कब्र है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कब्र सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का कब्र जानते हैं शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का कब्र आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। औरंगजेब का कब्र जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बहादुर शाह प्रथम का कब्र दिल्ली में। जहांदार शाह का दिल्ली में। फ़र्रुख सियर का दिल्ली में। रफ़ी उद दर्जात का दिल्ली में। रफ़ी उद दौला का दिल्ली में। मोहम्मद शाह रंगीला का दिल्ली में है। अहमद शाह का कब्र अहमदनगर गुजरात में है। आलमगीर द्वितीय का दिल्ली में। शाह आलम द्वितीय का दिल्ली में। अकबर द्वितीय का दिल्ली में। और बहादुर शाह जफर का कब्र रंगून म्यांमार में स्थित है। तो कहने का मतलब अब बात करते हैं कि बाबर का मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहा जाता है। हुमायूं के बारे में मालूम नहीं है। अकबर को तो जलाल कहा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। औरंगजेब को आलमगीर शाही दरवेश जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फ़र्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो बताए थे मूल्य निर्धारित होगा वो मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी 3 का C हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखना है। 4 नंबर रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो रेशम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो एसिड का बना होता है। सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं रासायनिक रूप से। सांप का विष या जहर रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। जंतु से प्राप्त रेशा भी रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। सभी हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। सभी विष या जहर रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। संविधान का जनक भी B.R. अम्बेडकर कहा जाता है। आधुनिक मनु भी B.R. अम्बेडकर कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं संस्थापक थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 1 + 6 = 7। 1 + 6 = 7 थे। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर हुए और अन्य सदस्य में N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, N. माधव राव, T.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? पिलानी जो है राजस्थान में स्थित है। जो शेखावती क्षेत्र छोटा सा नगर शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 6 का D हो जाएगा। 7 नंबर में है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति करता है? सरकारी व्यय में कटौती और करों में वृद्धि। तो सरकार C नंबर इसका 7 का C। भारत में नई आर्थिक नीति जून 1991 में। भारत में उदारीकरण का जन्म मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। प्रधानमंत्री उस समय PV नरसिम्हा राव थे।
8 नंबर देखना है, आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में शामिल है पर केवल प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। चलिए 9 नंबर, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? 7 जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सुन लेना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच दर्शाया गया, उसमें कुल अंक कहेंगे तो 15 हो जाएगा। पीएच स्केल का खोज SPL सोरेनसेन ने किया 1909 में, और यह डेनमार्क के निवासी थे। पीएच के बीच वाले भाग जो 7 होता है उसे उदासीन कहा जाता है। 7 से अगर थोड़ा भी अधिक होगा दाहिना साइड जाएगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो बायां साइड जाएगा तो अम्लीय होगा उसका नेचर। हमारे शरीर का पीएच मान कहेंगे 7.0 से लेकर 7.8 तक पास रहता है, उससे ज़्यादा ना कम रहता है। वर्षा जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कहेंगे तो SO2 और NO2 है। उसके बाद है अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत टूट के गिरने लगेगा। जठर रस का पीएच मान कहेंगे तो 1.2 से 1.5 बीच रहता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। सिरका का 2.4 से 3 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। टमाटर जूस का पीएच मान 4 से 4.5 होता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.5 के बीच होता है। लार का पीएच मान 6.5 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। NaCl का 7 है। रक्त का 7.4 है। आंसू का 7.4 है। पसीना का 7.4 है। पीत रस का 7.7 से 7.9 है। सामान्य भूमि का 6.6 से 8 है। अम्लीय भूमि का 6.5 है। क्षारीय भूमि का 8 से अधिक है। समुद्री जल का 8.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 है। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 है। 10 नंबर, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट में स्थित है? तो विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में, 10 का सी हो जाएगा। 11 का आपको आंसर बताते हैं, डी हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन में 2 दूनी 4 होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का परमाणु संख्या कहेंगे तो 6 हो जाएगा। कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है ग्रेफीन है, दूसरा हीरा है। चलिए 13 नंबर का आंसर आपको बताते हैं, 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा। CNG में सर्वाधिक मात्रा मीथेन पाया जाता है। मीथेन को CH4 या पंख गैस के नाम से भी जानते हैं। धान के खेतों में CH4 पाया जाता है। गोबर पे CH4 हो जाएगा। जुगाली गाय करेगा उसमें CH4 निकलता है। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात में खोला गया, जबकि दुनिया का पहला फ्लोटिंग CNG पंप स्टेशन जो खोला गया है बनारस में, खिड़किया घाट, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला CNG बस बनाया कंपनी टाटा मोटर्स बनाया। CNG अगर बस चला तो दिल्ली में सबसे पहले, दूसरा कलकत्ता में। CNG ट्रेन कहेंगे तो रोहतक से रेवाड़ी तक चला, हरियाणा में। और CNG कार बनाया है मारुति सुजुकी के द्वारा पहला। 15 नंबर, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है सहिष्णुता, मतलब अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर करता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या को घनत्व कहते हैं, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम का है। पर भारत का सर्वाधिक साक्षर कहेंगे तो केरल है, सबसे कम साक्षर बिहार है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कहेंगे तो गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटा कहेंगे तो गोवा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो गुजरात आनंद से शुरू किया गया था। आप जानते हैं श्वेत के दूध के लिए श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड 1970 के दशक में हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जो दूध उत्पादन की वृद्धि से लिए आंदोलन वगैरह किया गया था। और दूध सबसे ज़्यादा दुनिया में भारत उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरा कहेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूध का पीने का काम सबसे ज़्यादा पंजाब करता है। दूध का सामान रसगुल्ला पेड़ा जो बनता है सबसे ज़्यादा गुजरात में। दूध रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में, जबकि डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में। और इसके संस्थापक कहें तो वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूध उजला होने के कारण उसमें उपस्थित कैसीन प्रोटीन होता है, जबकि पीला होने के कारण कैरोटीन होता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाला जानवर ऊँट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक अधातु है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जानते हैं। ग्रेफाइट की आकृति षटकोणीय है। विद्युत का ऊष्मा का सुचालक है। और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक स्नेहक के रूप में किया जाता है और पेंसिल में लिखने में प्रयोग किया जाता है। इसका ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व जो है 2.23 होता है। जितना भी अगर अधातु कहें तो वो विद्युत का कुचालक होता है, मगर ग्रेफाइट ही अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, करंट पास होता है।
चलिए 19 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। कब? 1915 में किया, प्रयाग उत्तर प्रदेश में। जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2015 में मिला था। 20 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी नमक कानून के विरोध में किया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ साबरमती आश्रम गुजरात से, समाप्त हुआ 5 अप्रैल 1930 को दांडी में। और सविनय, उसका नाम बदलकर सविनय अभिज्ञान आंदोलन कर दिया गया 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी मार्च में कुल अगर 78 अनुयायी, 78 प्लस 1 मतलब गांधी जी 1 हो गया, टोटल 79 अनुयायी थे। दांडी मार्च में कुल 24 दिन का यात्रा था, 322 किलोमीटर यात्रा था। उसमें अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर थे। गांधी जी के जब गिरफ्तार कर लिया था, पुरुष की तरफ से नेतृत्व अब्बास तैयबुद्दीन ने किया, जबकि महिला की तरफ से सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, स्वयं सिद्ध। ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। 22 का सी हो जाएगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। हसरत मोहानी ने पहली बार प्रयोग किया था इनकलाब जिंदाबाद। हे राम करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। उसके बाद बात करें तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया। भारत छोड़ो का नारा मेहर यूसुफ अली ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। जन गण मन का रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा। चलिए 23 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 24 में CHO अभिक्रिया से मूल का क्या है? एल्डिहाइड। 24 का सी हो जाएगा। 25 का आपको 25 की बात करें तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ परियोजना की बात कर लेते हैं, इसका PDF मिल जाएगा आपको हैंड रिटन नोट में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। तुलवुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। पूरी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। और सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास के संगम पर राजस्थान एवं पंजाब में है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। जयकुमारी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। सोन परियोजना सोन नदी बिहार में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी हरियाणा में है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी हरियाणा में है। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में है। पंचम पाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक में है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में है। मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में है। महाकाली परियोजना महाकाली नदी भारत नेपाल के बीच है। गंडक परियोजना गंडक नदी भारत नेपाल। कोसी परियोजना कोसी नदी बिहार नेपाल के बीच है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य तारी विद्रोह आंदोलन जुड़ा है? तारी वाला आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में हुआ था 1992 में। और नंगा विद्रोह जानते हैं छपरा जेल में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ संथाल बंगाल बिहार में हुआ था 1855-56 में। उसमें नेता जो है संथाल विद्रोह के सिद्धू एवं कानू थे। संथाल विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में 1920-22 में हुआ था और उस समय नेता उसके अली मुसलियार थे। मुंडा विद्रोह 1890 से 1900 के बीच 1 साल चला था। उसके नेता बिरसा मुंडा थे, यह झारखंड में हुआ था।
जबकि सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ। सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ 1760 से 1800 के बीच, और उसके नेता केना सरकार थे। सन्यासी विद्रोह के नेता केना सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में 7 वाहन में शामिल नहीं है तो हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। 7 वाहनीय वाला हम ट्रिक भी बताए थे। मामी आना एटीएम लेकर, मामी मतलब मणिपुर मिजोरम, आना मतलब असम नागालैंड, एटीएम मतलब अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। तो 7 वाहन वाली राज्य है, हिमाचल प्रदेश का आंसर हो गया। और 7 वाहन पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ी वाहन मतलब सबसे बड़ा राज्य असम है, सबसे छोटा त्रिपुरा है। और इसी कहेंगे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या 10 है। 7 वाहन प्लस 3 को हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड है। तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला था असम को 1969 में, सबसे बाद में उत्तराखंड को 2001 में मिला था। चलिए 29 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 29 का हो जाएगा डी। चलिए 30 नंबर, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक वर्ग होता है, जबकि पेड़ पौधा उत्पादक वर्ग हो गए। उत्पादक वर्ग को प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन बना लेते हैं, शाकाहारी जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता खा जाते हैं वो द्वितीय हो गए, जैसे लोमड़ी, भेड़, मोर। तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय को खा जाएंगे, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। चलिए 31 नंबर का आपको आंसर बताते हैं, 31 का बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखना। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 148 में है। ऐसे सीएजी का वर्णन 148 से 151 में है, मगर कहेंगे सीएजी के नियुक्ति मतलब पद की चर्चा अनुच्छेद 148 में है। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 148 तक दिया गया है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्ष चुनाव त्याग पर राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति करवाएंगे। और सीएजी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनके वेतन 2,50,000 प्रति माह होता है। वर्तमान में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है जो क्रम में 14 में है, और सीजीए जो है एसएस दुबे है जो क्रम में 28वां है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? 33 में तो प्रिज्म हो जाएगा ऑप्शन डी। आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो लाल, हरा, नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला को हम लोग प्राथमिक करते हैं, क्योंकि लाल, हरा, नीला मिलेगा तो सफ़ेद बन जाएगा, तो प्राथमिक रंग होगा। द्वितीय रंग में कहेंगे तो पीला, मेजेंटा, पीकॉक नीला, पीला, मेजेंटा, पीकॉक नीला, पीला, मेजेंटा, पीकॉक नीला द्वितीय रंग हो गया। और कहेंगे लाल, हरा, लाल हरा मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? पीला बनेगा। लाल और नीला मिलेगा तो कौन बनेगा? तो मेजेंटा बनेगा। हरा और नीला मिलेगा, हरा और नीला मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? तो पीकॉक नीला बनेगा, जिसको श्याम कहते हैं। और सबसे टीवीयर में जो कहा जाए सब प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। तरंगधैर्य कहेंगे सबसे अधिक लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। विक्षेपण या प्रकीर्णन सबसे अधिक कहेंगे तो बैगनी का, सबसे कम लाल का होता है। चलिए 34 नंबर का आपका आंसर बता देते हैं। 34 का ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर, 35 का आपका क्या हो जाएगा? तो 35 का मन पवित्र हो जाएगा, 35 का डी। चलिए 36 नंबर बात है, सार्क की बात करते हैं। तो सार्क में सबसे बड़ा देश भारत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। सार्क की स्थापना जानते हैं 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं। सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में किया गया था, और यह सम्मेलन सार्क का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। सार्क का पूरा नाम कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होगा। इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन कहते हैं। तो सार्क में 8 सदस्य देश की बात करेंगे तो भावी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। भावी मतलब भारत भूटान, श्री मतलब श्रीलंका, ने माने नेपाल, बाप मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान, का मतलब कनेक्टर है, माल मतलब मालदीव हो गया, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान पूरा हो गया। तो सार्क का सबसे नया देश अफगानिस्तान, सबसे बाद में जुटा अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना। सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है, सबसे छोटा कहेंगे तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव। 2020 में सार्क सम्मेलन जो है 20वां सार्क सम्मेलन 2022 में होने वाला था इस्लामाबाद में, मगर नहीं हो पाया, भारत और पाकिस्तान में मतभेद के कारण। सार्क के वर्तमान महासचिव इसाला रुवाना वीराकुन है, जो श्रीलंका की है। चलिए 37 में, भारत के किस शहर में हीरा तराशने काम होता है? सूरत में, डायमंड सिटी कहते हैं, जहाँ हीरा कटिंग छटिंग होता है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। दुनिया में हीरा रूस में सबसे ज़्यादा। चलिए 38 नंबर, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? भक्ति काल, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीराबाई जो है भक्ति काल हो जाएगा। ये श्री कृष्ण की दीवानी थी। मीराबाई श्रृंगार भाव रखती थी। मीराबाई जो है श्रृंगार वगैरह, तो महिला तो श्रृंगार करवे करेगी। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में हुआ था। कहाँ? मेरता जिला चौकारी गांव है राजस्थान में। मेरता जिला चौकारी गांव राजस्थान में मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीराबाई की माता का नाम वीर कुमारी, मीराबाई की माता मीर कुमारी थी, और पति का नाम भोजराज जो सिसोदिया वंश से था। इस मतलब मीराबाई विवाह की थी भोजराज से 1516 में।
और उसके ससुर का नाम राणा संगा था और मीराबाई की मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हो गया था। चलिए 39 नंबर, मानव शरीर पसलियों की हड्डी, पसली मतलब 12 जोड़ी होता है, 24 को तो ऑप्शन ये हो जाएगा। सिर में हड्डियों की संख्या 29 को होता है, जिसमें हाइट बोन 1 गो, कपाल 8 गो, चेहरा 14 गो, कान में 6 हड्डी होता है। उसके बाद कहेंगे शरीर में कुल हड्डियों की 206, बाल स्तंभ 208, नवजात शिशु में 300। हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम था, फास्फोरस। हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन। मांस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 40 का आपका आंसर बता, 40 का सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, 41 में एस्किमो का घर बना होता है, इग्लू बर्फ हो जाता है, बर्फ का बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय में शरीर में विभिन्न भागों में ले जाती है, उसे धमनी हो जाएगा। धमसू याद रखना है, धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। 43 का बलल रीसन है, इसका आंसर हो जाएगा ससुर। 44 में है कि संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक लक्षण का आपको बता देते हैं, एक है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र और राज्य के बीच पृथक शासन। ये संघीय ढांचा, मतलब हमारा संविधान संघात्मक एकात्मक दोनों है, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र राज्य के बीच पृथक शासन है। जबकि एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कहेंगे तो एक संविधान होना चाहिए, एकल नागरिकता होना चाहिए, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत न्याय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये एकात्मक लक्षण है हमारे संविधान का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो 45 का बी हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान का शहर है ताशकंद, वहाँ हुआ था 10 जनवरी 1966 को। भारत पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां थे। और यह हुआ था भारत पाकिस्तान पहला जब 1965 में युद्ध हुआ था, उसके बाद यह समझौता हुआ था। बिना युद्ध के समझौता होगा नहीं, पहले युद्ध हुआ तब समझौता हुआ। उसका शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1971 में, उसके बाद शिमला समझौता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जुलाई 1972 को बैठक हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। अब थे पंचशील समझौता 28 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता 28 अप्रैल 1954 को, उसमें भारत चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई थे, और कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई। चलिए 46 नंबर आते हैं। नदियां और पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो राष्ट्रीय धन कह सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। बजट की अवधि होती है 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष में आय जो व्यय जो लिखा होता है उसे बजट कहते हैं। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट वित्त मंत्री, बजट जो है हमारे संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बजट जो वित्त मंत्री पेश करते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर बजट को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करते हैं। बजट, अगर भारतीय बजट का जनक कहें जेम्स विल्सन को कहते हैं। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत में बजट पेश किया। आज़ाद भारत का पहला बजट R.K. षणमुख शेट्टी ने पेश किया, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने किया। जबकि अगर कहेंगे कि गणतंत्र भारत हो गया, उसके बाद चलिए 49 नंबर, राजकोषीय नीति का संबंध है, तो सरकारी राजस्व और व्यय, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो दूर संचार में आयनमंडल, आयनोस्फीयर हो जाएगा। 50 का सी हो जाएगा। तो आयनमंडल, आयनोस्फीयर का वायुमंडल की संरचना के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल की 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो पहले आते हैं ट्रोपोस्फीयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संवहन मंडल या अधोमंडल। यह क्षोभ मंडल यह सबसे निचला मंडल होता है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। हेलीकॉप्टर और क्षोभ मंडल होता है। जैसे सभी मौसमी घटनाएं में कहेंगे तो बादल फटना, आंधी तूफान, बरसात, बिजली छिटकना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ता है और इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल का। उसके बाद उसके ऊपर है समतापमंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, एस से सूचित करते हैं। इसमें कोई मौसम घटनाएं नहीं होती। इसी में वायुयान, जेट वायुयान उड़ता है। इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर है। इसमें ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। प्रावेगिक किरणें आने के कारण उसको ओजोन गैस सोख लेता है, जिससे क्या होता है वो तापमान वहाँ की बढ़ जाती है।
आते हैं समताप मंडल के बाद लेयर है ओजोन मंडल, जिसको ओजोनोस्फीयर कहते हैं। इसे मध्य मंडल, ओजोन मंडल को मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसका सर्वाधिक क्षति जो है CFC गैस से होता है। CFC गैस फ्रीज में प्रयोग किया जाता था, जो अब HFC वहाँ प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक है। उसके बाद आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। सभी दूर संचार की घटनाएं आयन मंडल में होती है। दूर संचार में जैसे संचार, सैटेलाइट, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल वाला, टेलीफोन, रडार, ये सब रेडियो तरंग, ये सब जो है आयन मंडल में घटनाएं होती है। आयन मंडल की ऊंचाई कहेंगे तो 60 से 640 किलोमीटर तक है। उसके बाद बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह सबसे ऊपरी मंडल होता है। कृत्रिम उपग्रह इसी में छोड़ा जाता है, रॉकेट इसी में छोड़े जाते हैं। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से अधिक है। अब आते हैं 51 नंबर। 51 का आपका डी हो जाएगा। 52 का आपका आंसर बताते हैं, 52 का डी हो जाएगा। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र आप जानते हैं केंद्रक में हो जाएगा, तो केंद्रक इसका आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। अनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इसकी जानकारी मटर के पौधे पर अनुवांशिक की जानकारी 7 जोड़ी गुणसूत्र होता है। 54 का आपका ए हो जाएगा। 55 निम्नलिखित कौन सी रोग दूषित पानी से होता है? तो हैजा होता है। आप जानते हैं हैजा जीवाणु से फैलता है। जीवाणु का जनक ल्यूवेनहॉक का ल्यूवेनहॉक कहाँ के? हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। इसके लिए ट्रिक बताए थे। डिप सिटी का कुछ नहीं है। डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, टिटनेस है, काली खांसी है, कुष्ठ रोग है, टाइफाइड है, निमोनिया, हैजा है। छप्पन में है कि घरों के बिजली में 220 वोल्ट का करंट रहता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। NCB का पूरा नाम क्या है? NCB होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ऑप्शन तो सी हो जाएगा, 57 का सी। NCB का स्थापना 17 मार्च 1986 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान है। NCB का वर्तमान अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान है। 58 बिहार में कौन से जिले में चाय की कृषि के लिए जाना जाता है? किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय होता है तो असम में, हरी चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। हरा सोना चाय को कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है चीन। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। पदार्थ के परिमाण का मोल है। समतल कोण का रेडियन है। ठोस कोण का एस्टे रेडियन है। बल का न्यूटन है। भार का न्यूटन है। कार्य ऊर्जा का जूल है। शक्ति का वाट है। दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। विभवांतर का वोल्ट है। प्रतिरोध का ओम है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। जो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। प्रदीप्त घनत्व का लक्स है। तरंगधैर्य का एंगस्टन है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होगा। जल का बहाव क्यूसेक में मापेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला सैटेलाइट उपग्रह कहेंगे तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। सही छोड़ने वाला देश, सहयोग देश कहेंगे तो रूस की मदद से छोड़ा गया। किस यान से छोड़ा गया और किस रॉकेट से? तो कॉस्मोस रॉकेट का नाम था, वो छोड़ने का काम किया। किस केंद्र से? अंतरिक्ष केंद्र बाइकानूर, रूस में पड़ता है, वहाँ से छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 61 का आपको आंसर हम बता देते हैं। 61 का बी हो जाएगा। चलिए 62 का हो जाएगा बी, H2O मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। 63 में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना अभी है तो जामनगर गुजरात में। और दुनिया एशिया का सबसे प्राचीन तेल शोधक कारखाना डिगबोई जो असम में है, स्थापना 1901 में किया गया था। चलिए 64 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 64 का सी हो जाएगा। 65 का डी हो जाएगा। 66 का भारत में दल बल समय मामले में अहम निर्णय लेने का अधिकार के उस समय सदन का अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। सल्फर साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है तो ऑप्शन डी हो जाए। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में हो गया। नींबू में अगर कहें सेब में मौलिक अम्ल होता है, इमली अंगूर इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। चलिए 68 नंबर देखते हैं। 68 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 69 विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र प्रयोग जनरेटर जनित्र, ऑप्शन जनरेटर डायनेमो लगा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। चलिए 70 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 70 का डी हो जाएगा। 71 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह जल में रहता है? साफ जल में, ऑप्शन 72 का सी हो जाएगा। डेंगू इजिप्ट या एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए 73 नंबर गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? जानते हैं, बोध गया के उर्वेला जगह पे, तो 73 का भी हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा जान लेना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे 563 ईस्वी पूर्व में।
इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में हो गया था। उसमें वह मल्ल महाजनपद में कुशीनगर पड़ता था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था जो नेपाल के दीवान थे। माता का नाम महामाया देवी था। मौसी महाप्रजापति गौतमी था। लालन पालन किए। पत्नी नाम यशोधरा था। 16 वर्ष में विवाह कर लिया यशोधरा से। चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। और किस राजघराने में पैदा हुए क्षत्रिय कुल इनका शाक्य था। गोत्र कहेंगे गौतम। सारथी चन्ना या चंपक था। घोड़ा कंठक कंथक था। और अपने सारथी के साथ वो विवाह, उनके पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र कहेंगे, बेटा कहेंगे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। पुत्र हो गया। उसके बाद गौतम बुद्ध को उसका सारथी चन्ना जो है अपने क्षेत्र भ्रमण करने के लिए ले गया। और गौतम बुद्ध ने 4 चीज़ देखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी। देखने के बाद उनको वैराग्य प्राप्त हुआ और सुबह में 3 बजे भोर में लेटर लिखकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और 6 वर्ष तैयारी की कंपटीशन का। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में और फल्गु नदी के तट पर। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब गौतम बुद्ध ने उपदेश देने निकले और उपदेश पाली भाषा में दिए। पहला उपदेश सारनाथ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए उत्तर प्रदेश। सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में दिए थे। गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक का 3 खंड है: सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुक्त पिटक की रचना आनंद ने किया। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। जबकि अभिधम पिटक की रचना मोगली-पुत्तीस के द्वारा किया गया। सुक्त पिटक में कहेंगे तो गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेश, धार्मिक नियम की चर्चा है। विनय पिटक में धार्मिक उपदेश की चर्चा है। जब अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक विचार चर्चा किया गया। सुक्त पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुई। जबकि तृतीय बौद्ध सम्मेलन में अभिधम पिटक की रचना की गई। बौद्ध धर्म में प्रमुखता कहेंगे 4 सम्मेलन हुआ। पहला हुआ राजगिरी में जो बिहार में पड़ता है 483 ईस्वी पूर्व में। उसमें शासक अजातशत्रु थे। अध्यक्ष महाकश्यप था। उस प्रथम सम्मेलन में 2 पिटक की रचना हुई: सुक्त पिटक, विनय पिटक। सुक्त पिटक की रचना आनंद किया। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। उसमें शासक कालाशुक था। अध्यक्ष महासभा कमी ने किया। अध्यक्षता सभा कमी ने किया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हुआ। महासांघिक अस्थावीरवादी। तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था 250 से 255 ईस्वी पूर्व में। शासक अशोक था। अध्यक्षता मोगली-पुत्तीस के द्वारा किया गया और इसमें एक पिटक, अभिधम पिटक की रचना की गई। चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंड जम्मू कश्मीर हुआ प्रथम शताब्दी में और शासक था कनिष्क। अध्यक्ष बना वासुमित्र। उपाध्यक्ष था अश्वघोष। इसमें बौद्ध धर्म में पूर्णतः विभाजन हुआ: हीनयान और महायान। गौतम बुद्ध के गुरु कहेंगे प्रथम गुरु अलार कलाम थे। मुलाकात वैशाली में हुआ था और शिक्षा लिया था सांख्य दर्शन की। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्रम थे। मुलाकात हुआ राजगीर में। शिक्षा लिए योग दर्शन की। बौद्ध धर्म में अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए गए। गृह त्याग के लिए महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्धों का रामायण कहेंगे तो बुद्ध चरितम को कहा जाता है। जो संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखा गया था कनिष्क के समय में। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख प्रतीक चिन्ह में बात करते ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह था पीपल वृक्ष। जन्म का है कमल और साढ़। गर्भ में रहने का है हाथी। यौना अवस्था का साढ़। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह है पहिया। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में मिली है जबकि सर्वाधिक मूर्ति गंधार कला में मिला है। और गंधार कला का सर्वाधिक विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था। दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा चीन में है और 153 मीटर है। जबकि भारत में सबसे ऊंची बोध गया में बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध ही दुनिया का पहला व्यक्ति के रूप में भगवान है। बौद्धों का विश्वकोश महाविभाज सूत्र को कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में वासुमित्र के द्वारा लिखा गया था। बौद्धों का विश्वकोश महाविभाज सूत्र को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा में वासुमित्र के द्वारा लिखा गया चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान। बुद्ध काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था जिसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया और उसको बर्बाद करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया। दोबारा उसको मरम्मत धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित पर्व है लोसार पर और सागा दावा पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर सिरोज स्मृति सुगति के 74 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा तो नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है तो नागफनी जो है पत्ती हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। 76 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक वस्तुएं हैं? आर्थिक वस्तुएं कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 78 का ए हो जाएगा। 79 में कार्बन कौन सा अवरोध कांच को काटने में प्रयोग करते हैं? तो हीरा प्रयोग करते हैं जिसे काटने वाला बोर्ड कहते हैं।
चलिए, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना जरूरी है? तो आरबीआई के साथ। आरबीआई की स्थापना जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को किया गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। और आरबीआई किस समिति से गठित हुआ? हिंटल यंग समिति के सिफारिश पर गठन किया गया। आरबीआई का स्थापना जब हुआ उस समय मुख्यालय कलकत्ता था। कलकत्ता से मुंबई 1937 में किया गया था। अभी भी मुंबई है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओबी स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो क्रम में 25वां है। आरबीआई के लोगों में बाघ अंतार का पेड़ है। सभी नोटों पर 2 रुपये से ऊपर सभी नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर का होता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर आरबीआई के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का साइन होता है। आरबीआई पुराना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 81 नंबर क्वेश्चन देखना है। 81 का सी हो जाएगा। पेट्रोल में मूल्य वृद्धि में किसका? 81 का सी। 82 का दुर्लभ अम्ल में कहेंगे तो इसका हो जाएगा CH3COOH। 83 का है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो कम ताप पर स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन 83 का ए हो जाएगा। 84 में आते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक मतलब गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 84 का डी हो जाएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक के कोलारहट्टी में उत्पादन किया जाता है। चलिए 86 का आपको आंसर बता देते हैं। 86 का बी हो जाएगा। 87 में है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया? बिंबिसार। ऑप्शन ए हो जाएगा 87 का। हरियक वंश की प्रथम शासक मगध का प्रथम शासक हरियक वंश हरियक वंश था। संस्थापक बिंबिसार थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्हें अपनी राजधानी राजगीर बनाया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है या पिता का हत्यारा भी कहा जाता है। अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। पाटलिग्राम शहर की स्थापना अजातशत्रु ने की, जबकि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन ने अजातशत्रु के मारकर गद्दी पर बैठ गया था। उदयन जैन धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म अपनाए थे। हरियक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हरियक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखना है। 88 का डी हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर देखना है। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, तो 89 का सी हो जाएगा। 90 का आंसर बता। 90 का सी हो जाएगा। 91 देखना है। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोह, मतलब 1857 विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार के वीर कुंवर सिंह थे। अब जानते हैं 1857 के बारे में बहुत बार चर्चा की है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ऐसे पहले फांसी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दे दिया। इसका मुख्य नेता मंगल पांडे ही थे। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पमरस्टन थे जो लिबरल पार्टी की सरकार थे। इसको लिखा 1857 पुस्तक किसने लिखा? एस.एन. सेन के द्वारा लिखा। इसको अपने आंखों से कौन देखा था? मिर्जा गालिब ने अपने आंखों से देखा था। आगे 92 धूम्रपान से होता है अस्थमा ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 का डी। चलिए 93 नंबर। 93 नंबर का डी हो जाएगा। 94 में आसमानी बिजली गिरने पर क्या पहले प्रक्षेपित होता है? पहले बिजली आएगा, पहले प्रकाश आएगा, तब ध्वनि पहुंचेगा, तो 94 का डी हो जाएगा। चलिए 95 नंबर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो हाजीपुर में है। रेलवे जोनों की संख्या कहेंगे तो रेलवे जोनों की संख्या 19 को वर्तमान में। रेलवे जोन के बारे में बहुत पहले चर्चा कर ली है। चलिए 96 नंबर में लिखना है। स्वामी सहजानंद से संबंधित है, तो बिहार किसान आंदोलन। ऑप्शन 96 का सी हो जाएगा। 97 नंबर देखना है। भक्त माल रचना किस कवि से? 97 का डी हो जाएगा। 98 मनुष्य से सांस लेने से छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा। 100 वाला आपका जानते हैं 100 का पनार दोनों 30, मतलब 30 हो जाएगा। 100 का ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी हुआ दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हैंड रिटेन नोट भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।